Good morning, friend. Myself, MD Noor Islam from प्रोवेदा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आज अपने सभी प्रोवेदिन के साथ और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अपना कैरियर बना रहे हैं उनके लिए कुछ जरूरी बातें जो मैं आज देने जा रहा हूं। अगर आपने इन चीज़ों को समझा तो डायरेक्ट सेलिंग करना, चाहे आप किसी भी कंपनी में हो, आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। उसमें कुछ पॉइंट है, जिन 5 पॉइंट के बारे में हम आज बात करेंगे। उसका नाम है, पहला पॉइंट है व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है। दूसरा, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। आज के वक्त में नेटवर्क मार्केटिंग इतना जरूरी क्यों हो गया है, क्योंकि कोरोना काल ने एक चीज को प्रूव किया है। आगे हम इस पर डिटेल करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है, डायरेक्ट सेलिंग के फैक्ट क्या है, मिथ्स क्या है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तो जानते हैं, बहुत सी ऐसी भी बातें हैं जो सही नहीं है, जिसको जानना जरूरी है। चौथा जो पॉइंट है, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के क्या क्या थ्योरीज हैं। अगर एक डायरेक्ट सेलर ने इन बातों को जान लिया, या जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे हैं वो इस बातों को जान गए, तो उनके लिए काफी आसान हो जाएगा अपने टीम में एक अच्छे लीडर को लाना, और लीडर को आने के बाद उसको सस्टेन करना, उसको डेवलप कराना। पांचवा और आखिरी पॉइंट जो इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे, वाई प्रोवेदा नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में सैकड़ों कंपनियां हैं, आपको क्यों प्रोवेदा नेटवर्क मार्केटिंग करना जरूरी है, क्यों प्रोवेदा नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए, आपको एक अच्छा करियर देने में सक्षम है। अभी हम लोगों ने जाना कि हम इस पे किन किन पॉइंट पर बात करेंगे। अब हम लोग उस पॉइंट पर बात करने जा रहे हैं जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है। क्योंकि जब तक एक नया आदमी या वो पर्सन भी जो इस इंडस्ट्री में है, अगर उसको अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे तो उनके जहन में भी बहुत सारी बातें घूमते रहेंगी कि शायद ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइए हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग को हम लोग अपने अपने तरीके से समझाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग को समझाने के लिए बहुत नॉलेज का होना जरूरी नहीं है, इसे सिंपल वे में समझा जा सकता है। कोरोना काल जब था, उसमें जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, उसमें एजुकेशन और हेल्थ के बाद डायरेक्ट सेलिंग ही थी। आज आप जान पाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कहां से आता है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि 1500, 2000, 3000, 5000, 10,000 लगा के लोग बोलते हैं कि यार लाखों, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख भी लोग कमाते हैं। ऐसा कैसे होता है, मार्केट में तो ऐसा होता नहीं है। मगर नए लोगों के दिमाग में यह सवाल हमेशा आता है, वो आना भी चाहिए, क्योंकि जब तक वो जानेंगे नहीं ये चीज क्लियर होगा ही नहीं। डायरेक्ट सेलिंग उस प्रक्रिया का नाम है जो अपनी आदत और मजबूरी के कारण वहां पे लोग पैसा कमाते हैं। सोचिए कितनी अच्छी बात है। यहां लोग वही काम करके पैसा कमाने लगते हैं जो वे जन्म से लेकर मरते दम तक काम करते रहते हैं। यहां कुछ अलग काम नहीं करना होता है। हम लोग को रोज कहीं ना कहीं से तो प्रोडक्ट कंज्यूम करते ही करते हैं। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जो दिनचर्या हम लोगों की है, उसमें जो प्रोडक्ट हम लोग के लिए जरूरी है, जिसके बिना जीना संभव नहीं है, उन्हीं प्रोडक्ट के माध्यम से और उन्हीं आदतों के माध्यम से हम लोग इस डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमाते हैं, और आप भी कमा सकते हैं, नो डाउट। डायरेक्ट सेलिंग में जो पैसा आता है, आज जो हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट से प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसमें जैसे एक रिटेलर, उससे ऊपर हम लोग भी जानते हैं एक होलसेलर होते हैं, उसके ऊपर एक एजेंसी वाले होते हैं, उसके ऊपर एक सीएनएफ वाले होते हैं, और तो और कंपनी उस प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के लिए किसी बड़े सेलिब्रिटी का सहारा लेती है, और साथ साथ मीडिया में भी बहुत सारा पैसा खर्च करती है, जिसको हम लोग टीवी में एड के रूप में देखते हैं। एक आम आदमी जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, मतलब जो एंड कंज्यूमर है, वो जितना भी एफर्ट लगा दे, उसको वहां पर कोई बेनिफिट नहीं हो पाता है। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां एक आम आदमी कंपनी से जुड़ता है, बीच का जो पैसा ट्रेडिशनल मार्केट में हम लोगों ने देखा जिस तरह से बढ़ जाता है, वो पैसा बचकर प्रोवेदा में 80% तक पैसा कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बांट देती है। वो कैसे,
वो उनके मेहनत के हिसाब से, उनके टर्नओवर के हिसाब से, उनके टीम के हिसाब से, उसके एफर्ट के हिसाब से, और जैसा जैसा वो एफर्ट लगाते जाएंगे वैसे वैसे उनका पैसा आते रहेगा। अब एक चीज और जानिए, भारत सरकार के नीति आयोग के अनुसार उनका कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग पर अब विशेष जोर देने की जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अब इतना ताकत नहीं रहा कि वो सारे पढ़े लिखे नौजवानों को या जो नौकरी की चाह में मार्केट में आ रहे हैं उन सबों को नौकरी दे पाए। 1% लोग को भी नौकरी दे पाना अब गवर्नमेंट के लिए संभव नहीं है। इसलिए उनका पूरा जोर है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर, एंटरप्रेन्योरशिप पर। अब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक बड़ी अच्छी बात जानिए, क्यों हर किसी के लिए यहाँ अपॉर्चुनिटी है जो इस तरह के सेक्टर में आने के लिए कैपेबल है, जो इस काम को कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग 13% के हिसाब से पर ईयर ग्रोथ करिए 15,000 करोड़ का टर्नओवर। हम लोगों ने जिस पॉइंट को जाना, अब हम लोग उसका दूसरा पॉइंट जानेंगे, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है, बहुत ही नेक बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। इसको जानिए। हम लोग शुरुआत से, बचपन से एक प्रकार के मार्केटिंग को देखते आए हैं जिसको हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस कहते हैं। आज आपको तुलनात्मक रूप से अलग अलग बांट करके हम आपको बतलाएंगे ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है, एक आम आदमी के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज, एक बड़ा अपॉर्चुनिटी नेटवर्क मार्केटिंग उनको दे सकती है। जैसे ही हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ रुख करते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट में हम लोग बिजनेस करने की चाह रखते हैं, सबसे बड़ा बैरियर एक आता है, वहां पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो जाती है। अब बहुत बड़ा बिजनेस को तो छोड़ दीजिए, आज के जमाने में एक पान की दुकान खोलने के लिए भी आपको 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, जिससे शायद आपका खर्ची भी ना चले। वहीं पर जब नेटवर्क मार्केटिंग को देखिएगा तो यहाँ पर एंट्री बहुत लो कॉस्ट है, पैसा उतना ही लगता है जितना का आप सामान खरीदते हैं, वो भी अपने जरूरत का। प्रोवेदा में आप जितने का सामान खरीदेंगे आपको सिर्फ एंट्री करने के लिए उतना ही पैसा देना होगा, और उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं होगा, बल्कि और तो और आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। मतलब 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 में ही आपने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया, जो कि ट्रेडिशनल मार्केट में शायद पॉसिबल नहीं है। दूसरा जो चीज हम लोग जानते हैं, मार्केट प्लेस। मार्केट में हमको जगह लेना होगा। अगर ट्रेडिशनल मार्केट करना है तो कहीं नहीं कहीं हमको जगह लेना होगा। अगर मार्केट से बाहर लेंगे, सस्ता जगह लेंगे, तो वहां पे बिजनेस चलेगा नहीं। मार्केट के बीच में लेंगे, इतना डिमांड है कि उस बिजनेस को हम चला पाए कि नहीं पाए, पहले ही एक और खर्चा वहां पे चालू हो जाता है। हर जगह के हिसाब से अलग अलग कॉस्ट होता है, कहीं लाख भी लगेगा, कहीं 2 लाख, कहीं 5, कहीं 10, कहीं 1 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट हो जाता है। जब हम लोग उसी जगह पे नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू करते हैं तो यहाँ हम लोगों को किसी भी जगह की जरूरत पड़ती ही नहीं है। जगह में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका हेडक ही खत्म हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट है, ट्रेडिशनल मार्केट जब हम लोग चालू करते हैं तो क्या दिन भर हम ही बैठे रहेंगे? अगर छोटा से थोड़ा सा भी बड़ा दुकान है तो किसी ना किसी को तो रखना होगा। कहने का मतलब है कोई बिजनेस एम्प्लॉय के जरिए ऑपरेट करना पड़ता है। मतलब एक खर्च अभी बिजनेस पूरा चला भी नहीं और एक खर्च उसके साथ साथ और चालू हो गया, दिमाग में एक टेंशन और आ गया कि हमें 1% को और पेमेंट करना है। वहीं जब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग अपना शुरू करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को किसी एम्प्लॉय को रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे क्या होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट, हम लोगों का कोई कॉस्ट एम्प्लॉय पे नहीं आता। करना बस इतना ही होता है कि माउथ ऐड के माध्यम से हम बताते जा रहे हैं और उसी में कुछ ना कुछ जगह पे जाके एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो ही जाती है जिनको प्रोवेदा करना जरूरी हो जाता होगा या उन्हें यह अच्छा लगता है और वो भी फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। मतलब वहां पर आपको कोई भी सैलरी वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रेडिशनल मार्केट में मान लिया, मार्केट में जब हम लोग दुकान खोलते हैं तो वहां क्या करना होगा? डेफिनेटली 10 बजे दुकान खोलनी होगी, 9 बजे बंद करना होगा। मतलब एक पूरा टाइम हमको उस ट्रेडिशनल जगह पे बैठना होगा, तभी तो बिजनेस चलेगा। डेफिनेटली अगर हम नहीं बैठेंगे तो बिजनेस हमारा शट डाउन रहेगा, तो हमें 1 रुपया का प्रॉफिट नहीं होगा। जबकि डायरेक्ट सेलिंग की एक बहुत बड़ी खूबी है कि आप अपने समय के हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग को कर सकते हैं। नो डाउट, आपको सुबह में समय है आप सुबह में कीजिए, आपको रात में समय आप रात में कीजिए, आपको दोपहर में समय आप दोपहर में कीजिए,
आपने ग्राहक का एक अच्छा वर्ग बना लिया है तो आप 15 दिन नहीं भी है तो भी आपका बिजनेस ऑटो मोड में आ जाता है, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे वर्क कर पाते हैं, फैमिली को समय दे पाते हैं, बच्चों को समय दे पाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है जो ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं हो पाता है। ट्रेडिशनल मार्केट में जो सबसे बड़ी बीमारी है अभी जिस पर हमने बात किया, जब हम काम नहीं करेंगे तो हमारा इनकम भी बंद हो जाएगा, जबकि डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा हरगिज नहीं है। एक समय तक जम के मेहनत करने के बाद, एक ग्राहक वर्ग अच्छा तैयार कर लेने के बाद, अपने टीम में कुछ अच्छे लोगों को ले आने के बाद, कुछ लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन ला देने के बाद, लोगों की जिंदगियों में खुशियां ला देने के बाद आपके पास इतना समय होता है कि आप जो काम अपना करना चाहें आप जाके कर सकते हैं, फिर भी आपका बिजनेस चलता रहता है। ट्रेडिशनल मार्केट में जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां ये कभी पता नहीं होता कि कल क्या होगा। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है मार्केट में, हमने जो माल लाया है वो अभी जिस मॉडल का है, हो सकता है कल मॉडल चेंज हो गया तो हमारी पूरी की पूरी इन्वेंट्री कोलैप्स कर सकती है। मतलब हमने जिस पैसे का निवेश किया वो पूरा का पूरा खत्म हो सकता है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग प्रोवेदा में एक डिस्ट्रीब्यूटर को इसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा कंपनी अपने ऊपर लोड लिए रहती है। अब तो प्रोवेदा में हर प्रोडक्ट में क्यूआर कोड भी आने जा रहा है। मतलब कंपनी इतनी हाईटेक हो गई कि एक भी प्रोडक्ट किसी भी जगह पे डंप करने की संभावना 0% हो जाएगी। डंप होने रहेगा, उस प्रोडक्ट को उठा करके वो दूसरे सेंटर पर डाल देगी। मतलब प्रोडक्ट के लिए हम लोगों का कोई भी हेडक नहीं है, कोई भी इन्वेंट्री लॉस होने का हम लोगों को टेंशन नहीं है। आज ट्रेडिशनल मार्केट को देख लीजिए, जिस तरह की गला काट कंपटीशन है। एक ट्रेडिशनल विक्रेता एक ही बात कहता है, मुनाफा भाई बड़ा कम हो गया है, मुनाफा बड़ा कम हो गया है। अब उसका कम होने के पीछे दूसरा रीजन भी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां आ रही हैं जो ऊपर से लेकर नीचे तक मार्केट को कैप्चर कर रही हैं। जिस तरह से हम लोग जियो मार्ट को देख लें या और भी इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं। पहले वॉलमार्ट आई थी, मगर डायरेक्ट सेलिंग में आपके साथ ऐसा नहीं होगा। एक बेटर एथिकल कंपनी के साथ आप काम करते हैं, प्रोवेदा में आप काम करते हैं, तो एक वो प्रोडक्ट जो ग्राउंड पे है, जो एंड कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है, उसको आप उस रेट में दे पाने में सक्षम होते हैं जो मार्केट का कंपैरिजन का प्राइस है। जब मार्केट कंपैरिजन प्राइस में आप प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे, डेफिनेटली वो कंज्यूमर आपके साथ ही होंगे, चाहे जितने भी बड़ी कंपनियां क्यों ना आ जाए। इसका ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपनी का अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होने के कारण यह फैसिलिटी हम लोगों को मिलता है। यहां पर ट्रेडिशनल मार्केट के तरह 10 से 20% आप इनकम नहीं कमाएंगे, बल्कि आप जितना एफर्ट लगाएंगे उसके हिसाब से आपको इनकम आता चला जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग को डिटेल से जानने के बाद अब हम उम्मीद करते हैं कि जो जो बातें दिमाग में चल रही होती हैं उसमें से बहुत सारा क्लियरेंस हो गया होगा। हम लोगों ने जाना डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। अब हम आपसे बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में। बहुत सारे फैक्ट्स तो आपने जाना, अब इसमें बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं जो पूरी तरह मिथ हैं, मतलब अंधविश्वास के दायरे में आती हैं। जो जानकारी पहले से है उसके चलते बहुत से अच्छे अच्छे लोग डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री नहीं ले पाते, जिससे एक अच्छे व्यक्ति का कैरियर बनते बनते रुक जाता है। हम आपसे उसी के बारे में अब बात करेंगे। मिथ्स, बहुत से लोगों के दिमाग में ये कचरा भरा हुआ है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन गया हुआ है, चाहे जैसे भी गया हो उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। नहीं तो हो सकता है कि आप भी कैरियर बनाने वाले थे, मगर रॉन्ग इंफॉर्मेशन के चलते, मिथ के चलते आपने इस सेक्टर में, प्रोवेदा में अपना कैरियर नहीं बनाया और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आपने छोड़ दी। देखिए क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में कई लोगों को लगता है कि इस इंडस्ट्री में काम करने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ कुछ रिटर्न विटर्न मिलता नहीं है, यहाँ कुछ कैरियर वेरियर बनती नहीं है, जबकि ये बात पूरी तरह गलत है। कुछ लोगों को लगता है कि इस इंडस्ट्री में वही काम कर सकते हैं जो अच्छा बोल सकते हैं, जबकि हजारों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जो अंगूठा छाप थे, जिनको बोलना नहीं आता था, आज वो लोग भी लाखों में इनकम करते हैं। कई लोगों को लगता है कि इस इंडस्ट्री में
वही काम कर सकते हैं जिसके पास टाइम है, जो पूरा फालतू ऐसे ही घूम रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। आज सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में आप ऐसे लोगों को इस इंडस्ट्री में देखेंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऑलरेडी 14 से 15 हजार करोड़ के पास आसपास चल रही है। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो बहुत बिजी थे, बिजी रहते हुए उन्होंने पार्ट टाइम इस काम को शुरू किया और आज पूरी तरह वो सक्सेस है, पूरी तरह, मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि इंडस्ट्री में वही काम कर सकते हैं जिनके पास बहुत सारा कॉन्टैक्ट है, बहुत लोगों से जान पहचान है। मतलब कहने का मतलब है कि हमारे पास उनके अंदर एक भावना आ जाती है कि हमको कौन जानता है, या हम तो बहुत कम लोगों को जानते हैं, तो भाई हमसे तो ये होगा नहीं, क्योंकि ये लोगों से मिलने का बिजनेस है। जबकि यहाँ पर अगर थोड़ा सा अपने अंदर सुधार कर लें तो आप अकेले नहीं होते हैं। आप जिनके साथ बिजनेस शुरू करते हैं, जिनको लाते हैं, उनके भी लिस्ट होते हैं। वो जिनको लाते हैं कंज्यूमर के रूप में भी अगर लाते हैं तो उनके भी पहचान होते हैं। इस तरह इतनी बड़ी श्रृंखला बन जाती है कि शायद आपका जीवन समाप्त हो सकता है एक समय के बाद, मगर आपका लिस्ट समाप्त नहीं होगा। बहुत से लोगों को एक बात और लगता है, सुन के वो हंसी भी आती है, इस इंडस्ट्री में स्मार्ट लोग ही काम कर सकते हैं। ये तो सर पूरी तरह गलत है। यहाँ बताए तो एक अंगूठा छाप, एक साइकिल बनाने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला, एक पेंट करने वाला, एक चाय बनाने वाला भी आज इस इंडस्ट्री में सक्सेस है अच्छे से। एक बात और, बहुत से लोग जब हम लोग मिलते हैं लोगों से तो वो कहते हैं कि भैया हमारे को लोगों को समझाना हमारे बस की बात नहीं है, लोगों को हम नहीं समझा सकते, जिसके कारण हमसे ये बिजनेस नहीं होगा। ये भी पूरी तरह गलत मिथ है, पूरी तरह अंधविश्वास है। हर चीज को सीखा जा सकता है, सीखना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ सीखना पड़ता है। किसी भी चीज को जब सीखने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं तो उसको सीखा जा सकता है और उस कला को अपने अंदर लाया जा सकता है। बहुत से लोग से जब हम लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं कि भैया मेरे जिसको किसी कोई काम वाम नहीं मिला तो चल पड़ा वो डायरेक्ट सेलिंग करने, हम लोग तो अपने काम में हैं, हमारे पास तो नौकरी है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, हम लोगों के लिए ये नहीं है। हम लोगों को ना ऐसा काम करने से ना बड़ा रिस्पेक्ट खराब हो जाएगा। जबकि आज सैकड़ों नहीं हजारों लोग जो जॉब करते हुए पार्ट टाइम उन्होंने इस काम को शुरू किया, चाहे वो प्राइवेट जॉब में थे या गवर्नमेंट जॉब में थे, और आज वो सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और अपने साथ साथ कई हजार लोगों के कैरियर में बदलाव ला चुके हैं। सोच के देखिए, अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे वो एक कंज्यूमर के लिए था, एक स्टार्टअप पर्सन के लिए था जो इस कैरियर में, जो डायरेक्ट सेलिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या वो ग्राहक के रूप में आना चाहते हैं। बहुत सारी बातें थी जो उन्होंने जाना, आपने जाना। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण वो इस इंडस्ट्री में नहीं आ पाते हैं। मगर ये जो पॉइंट है, ये जो चौथा पॉइंट है, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, इसको जब आप डेप्थ से जानेंगे, ये उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जिन्होंने इसमें अपना कैरियर बनाने की ठान रखी है, जिन्होंने सोच रखा है कि मुझे अपना कैरियर डायरेक्ट सेलिंग में बनाना है। तो डायरेक्ट सेलिंग में आपका कैरियर किसके साथ बनता है? आप जिन लोगों का चुनाव करते हैं इस इंडस्ट्री में प्रोवेदा में काम करने के लिए जिनके साथ, तो आप अगर उनका चुनाव करने में सक्षम नहीं हो पाए, मतलब अच्छे व्यक्तियों की एक टीम नहीं बना पाए, तो डेफिनेटली आप यहां पर डेवलप नहीं करेंगे और वही लोग जाके मार्केट में कंप्लेन करते हैं कि भाई मैं भी गया था, मैं सक्सेस नहीं हुआ। आज मैं थ्योरीज ऑफ लीडरशिप में 4 पॉइंट के माध्यम से 4 अलग अलग लीडरशिप के जो फॉर्मेट हैं, जो मानव का, मनुष्य का स्वभाव है, उसको मैं अलग अलग भागों में विभक्त करके आपको बताऊंगा कि अगर ये चारों पॉइंट को आप जान गए तो डेफिनेटली आपको यहां सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यही बात एक लीडर को नहीं पता होने के कारण उनकी टीम पूरी तरह खत्म हो जाती है और फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग, प्रोवेदा मार्केटिंग से बाहर चले जाते हैं। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप में 4 पॉइंट है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट के बारे में मैं जो आपको बतलाना चाहूंगा वो है ट्रेडिशनल लीडरशिप थ्योरी। आपने जिस टीम का निर्माण किया है उसमें 4 तरह के लोग मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला जो लोग मिलेंगे वो ट्रेडिशनल तरीके से काम करना चाहेंगे, मैंने उसको कहा था ट्रेडिशनल लीडरशिप थ्योरी। इस थ्योरी में जो लीडर टीम में आते हैं वो 1, 2, 3 महीने में ज्वाइन करने के बाद छोड़ के चले जाते हैं। ये लोग
तो बड़े जोश के साथ आते हैं, कहते हैं आग लगा देंगे, झंडे गाड़ देंगे, मगर 2-3 महीना में ही उनकी हवा निकल जाती है और बिजनेस को छोड़ के निकल लेते हैं। इन लोगों का माइंड पूरी तरह कमर्शियल होता है। इस कैटेगरी के लोग हर बात को पैसे से तौलते हैं। ये सोचते हैं कि मैंने 1 महीना प्रवेदा किया और मैंने 10,000 खर्च किया तो 500, 1000, 2000 का पे आउट क्यों आया भाई? मैंने तो खर्च किया 10,000। मैं इस बिजनेस को नहीं करूंगा, मैं प्रवेदा को नहीं करूंगा। वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। ये लोग रिलेशनशिप बनाने में महत्व ही नहीं देते। बिजनेस का प्राइमरी फार्मूला है कि जब तक आप रिलेशनशिप डेवलप नहीं करेंगे, आपका ट्रस्ट जनरेट नहीं होगा, और जब ट्रस्ट जनरेट नहीं होगा तो सर आपका क्लोजिंग भी नहीं होगा। ये लोग हमेशा कंपनी को, डाउनलाइन को, अपलाइन को कंप्लेन करते रहेंगे, उनसे प्यार नहीं करेंगे। इनकी सोच पूरी तरह साहूकार की तरह होती है। ये लोग पहले महीने में ही सोचते हैं कि अगर 10,000 लगाए हैं तो 20,000 तो आना ही चाहिए। अब सोच के देखिए, ये असंभव चीज है और वो उसको सोचते हैं तो भाई ये तो होना ही नहीं है। ऐसे लोग ताना मारेंगे, तुलना करेंगे, ये लोग तुरंत दूसरे बिजनेस से कंपेयर करने लगते हैं। ऐसे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ट्रेडिशनली तरह से करने की कोशिश करते हैं। यहां पर इस तरह के लोगों से ये बात समझानी होगी कि यहां आपका लाखों करोड़ रुपए तो भाई लगा नहीं है। ऐसे लोग जब भी आपके टीम में आए तो शुरू में ही पहचान करके उनको बता देना है कि आपको शुरुआत के 5 से 6 महीने पूरा भाई मेहनत करना होगा। शुरू में आपका खर्चा ज्यादा होगा, आपका इनकम कम आएगा, फिर धीरे धीरे आपका इनकम बढ़ने लगेगा और खर्चा कम हो जाएगा। सोच के देखिए कितनी अच्छी बात है। उसी में अब हम दूसरा पॉइंट आपको बताएंगे, मतलब आपके टीम में दूसरे कैटेगरी की जो लीडरशिप होगी वो होगी बिहेवियरल लीडरशिप। ये क्या है? इस थ्योरी में ऐसे लीडर जो रहेंगे वो डेफिनेटली फेल होंगे और आपकी टीम को छोड़ के चले जाएंगे। ये लोग सभी तरह के लोग हो सकते हैं, इसमें कंडीशन नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा होगा तभी होगा, कोई नहीं पढ़ा लिखा है तभी होगा, कोई गोरा होगा तभी होगा, कोई काला होगा, नहीं। हर तरह के कैटेगरी के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। उनकी पर्सनालिटी भी अच्छी हो सकती है, वो सब काम करते होंगे, आपके साथ मीटिंग में भी आते होंगे, प्रोडक्ट कंज्यूम भी करते होंगे, ऐसा नहीं है। प्रवेदा भी पूरा बढ़िया से करते होंगे। बस एक ही चीज गलत होती है उन लोगों में, ये लोग अपने टीम के साथ अच्छा तरीके से व्यवहार नहीं करते। अपने अपलाइन और आसपास में सही व्यवहार करना इनकी आदत में शामिल ही नहीं होता। ऐसे लोग को जब जब देखिएगा तो ये बात बात पर मुंह बना लेंगे, तुरंत छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाएंगे। डाउनलाइन और अपलाइन के साथ हमेशा बदले की भावना रखते हैं, कंपटीशन हमेशा रखेंगे। अपलाइन है, डाउनलाइन से कंपटीशन रखेंगे, डेफिनेटली है कि भाई एक दिन वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। डाउनलाइन और अपलाइन का कभी प्रमोशन नहीं करेंगे। इनके अंदर इतना ईगो होता है कि ये कभी डाउनलाइन अपलाइन का प्रमोशन नहीं करेंगे। कुछ भी गड़बड़ अगर हो गया तो ठंडे दिमाग से तो उसका समाधान ही नहीं निकालेंगे, तुरंत उस पर रिएक्ट कर देंगे और गुस्सा तो इनका नाक पर आता है। बहुत जल्दी कैरेक्टर नेचर सब चेंज कर लेंगे। अगर इस तरह के लोग अपने इस तरह के बिहेव में आपकी टीम में बदलाव नहीं ला रहे हैं तो एक चीज हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि या तो इनको बातचीत के माध्यम से सुधारने की कोशिश करें, और नहीं तो इनको साइड करके अपने उस व्यक्ति, उस टीम मेंबर के साथ काम करना शुरू करें जो पूरी तरह डेडिकेटेड और सिस्टम से काम कर रहे हैं। तीसरा जो पर्सन है आपके टीम में मिलेंगे, वो मिलेंगे कंडीशनल तरीके से काम करने वाले। इसको कहा जाता है, पॉइंट नेम अगर हम इसको आपको बतलाएं तो इसका नाम है कंडीशनल लीडरशिप थ्योरीज। इस तरह के लोग, इस तरह के लीडर्स, इस तरह के आपके टीम मेंबर्स पूरी तरह कंडीशन पे काम करना चाहते हैं। ये लोग कहेंगे ऐसा सपोर्ट आप दीजिएगा तब हम आपके साथ करेंगे, आप हमको एक पावर लग दीजिएगा तब हम आपके साथ काम करेंगे। आप मेरी एक टीम को, आप मेरे दोनों टीम को, आप मेरे अगर 6 लाख का प्लान है, 6 टीम को आप सपोर्ट करेंगे तो हम आपके साथ काम करेंगे। मतलब हमेशा आपके साथ एक कंडीशन लगाते रहेंगे। इन लोगों का सोच हमेशा यही रहेगा कि जो भी हो मेरे मन मुताबिक हो, मतलब मैं जैसा चाहता हूं उसी तरह काम हो। और नहीं तो क्या कहेंगे ये लोग कि अगर आप हमारी बात को नहीं मानेंगे तो साहब मैं तो चला, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये काम
छोड़ दूंगा, सोच के देखिए क्या होगा। तो 3 तरह का लोग जो आपने जाना, इन 3 तरह के लोगों को आपको ध्यान देना है कि अपने टीम में इस तरह के लोग, अगर इस तरह के 3 तरह के लोग हैं तो उन पर तुरंत सुधार करने की कोशिश कीजिए। अगर वो लोग सुधारने को तैयार नहीं है तो आप नए लोगों को लाइए, नए लोगों का चुनाव कीजिए, मार्केट में फिर से प्लान दिखलाइए और अच्छे लोगों की टीम बनाइए। वो अच्छे लोग जिस तरह के होंगे वो होते हैं चौथे तरीके के लोग, मतलब सिचुएशनल लीडरशिप उसको बोला जाता है, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। इसका मतलब क्या है? इस तरह के लोग आपके टीम को पूरी तरह डेवलप करा देंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। इस तरह के लीडर्स जो आपके टीम में होंगे, चाहे जैसा भी माहौल हो उसमें वो ढल जाते हैं। जैसे पानी को हम लोग देखते हैं ना, पानी में लाल कलर मिला दीजिए तो वो लाल हो जाएगा, पानी में हरा कलर मिला दीजिए तो हरा हो जाएगा, पानी में पीला कलर मिला दीजिए तो पीला हो जाएगा। मतलब वो पूरी तरह एडजस्टेबल होते हैं। जो टीम मेंबर आपके होंगे इस तरह के, वो पूरी तरह एडजस्टेबल होंगे, अपने आप को उसमें पूरी तरह ढाल लेंगे। यही वो लीडर आपके टीम का है जो सबसे बेस्ट पर्सन साबित होगा और ये परफॉर्मर भी होंगे। दोनों बातें हैं। ऐसे लीडर छोटी छोटी असुविधा होने पर, छोटी छोटी असुविधा का मतलब क्या है? डायरेक्ट सेलिंग या कहीं भी किसी सेलिंग में चले जाइए, कभी प्रोडक्ट आता है, कभी स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, कभी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कुछ बातें आ जाती हैं, कभी टीम में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये सब कंप्लेन नहीं करेंगे। ये मानते हैं कि ये बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो ये सब उसका हिस्सा है और जब हम ये काम कर रहे हैं तो ये सब चीजें होंगी, इसके साथ ही हमें अपना बिजनेस करना है। इस तरह के लीडर आपके साथ कभी कंप्लेन नहीं करेंगे, ना आप लाइन को कंप्लेन करेंगे, ना ये कंपनी पर कंप्लेन करेंगे। जो भी लीडर इस थ्योरी में नहीं रहेंगे वो आपके टीम में कभी भी सरवाइव नहीं करेंगे। तो इसलिए आपने जो इन 4 पॉइंट को जाना, इन 4 पॉइंट में जो चौथा सिचुएशनल लीडर्स पे आपको हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर अपनी एक बड़ी टीम बनानी है, अपनी एक अच्छी टीम बनानी है और लाइफ टाइम अच्छी कंपनी, मतलब प्रोवेदा में जो एथिकल सिस्टम है उसमें आप जब तक कंपनी है तब तक काम कीजिए और जब तक काम करना है तो आपको एक अच्छी लीडरशिप का चुनाव करके लाना सबसे पहली प्राथमिकता रखना है। नहीं तो फिर वही होगा जो बार बार सुनने को मिलता है कि वो उसने छोड़ दिया, उसने काम बंद कर दिया, उसने ये कहा, उसने वो कह रहा है, वहां पे वो झगड़ा हो रहा, वहां अपलाइन से झगड़ा हो रहा, वहां डाउन से झगड़ा हो रहा। ये सब चीजें आपके साथ नहीं होंगी। अभी चारों पॉइंट आपने जाना और शुरुआत से 1 2 3 4 पॉइंट जाना। अब हम लोग बात करेंगे उस सबसे अच्छे पॉइंट की जिसके लिए हमने ये पूरा आधार तैयार किया, उस पॉइंट के बारे में जिसके लिए हमने आपको ये सारी जानकारियां दी। वो पॉइंट है हम लोगों को प्रोवेदा क्यों करना चाहिए। प्रोवेदा क्यों करना चाहिए, प्रोवेदा में ही क्यों हम लोगों को काम करना चाहिए। बात आती है ना, कंपनियां तो बहुत है सर, कंपनियां तो सैकड़ों हजारों की संख्या में है डायरेक्ट सेलिंग। जिस गली में जाइए एक डायरेक्ट सेलर आपको मिल जाएगा, जिस शहर में चले जाइए आपको एक डायरेक्ट सेलर मिल जाएगा, एक नहीं अनेक डायरेक्ट सेलर मिल जाएंगे। तो भाई इस भीड़ में हम लोगों को प्रोवेदा ही क्यों करना चाहिए? क्यों एक डायरेक्ट सेलर की पहली पसंद प्रोवेदा नेटवर्क मार्केटिंग होनी चाहिए? वाई? इस बात को जानने के लिए कुछ पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है हम लोग जो बिजनेस करने आए हैं वो 2 पैरामीटर्स पर काम करता है। एक तो हम जो काम कर रहे हैं तो हमें भी पैसा आना चाहिए। दूसरा जो एंड कंज्यूमर है, जो मास कंज्यूमर है, मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाना चाहूंगा। जब किंगफिशर एयरलाइंस थी तो किंगफिशर एयरलाइंस का जो कंज्यूमर था वो अपर लेयर का था, प्रीमियम सेगमेंट का था। उस समय सभी को जानते हैं कि हर आदमी हवाई जहाज पे चलने की कैपेसिटी नहीं रख पाते थे। उसी तरह बीच में इंडिगो आई, उसी दरमियान बीच में इंडिगो आई। इंडिगो ने देखा कि किंगफिशर या 1 2 और जो एयरलाइंस हैं वो बहुत सीमित कंज्यूमर को कवर कर रही हैं और एक बड़ा नंबर्स, बहुत बड़ा इम्परफेक्ट कस्टमर्स इस सेवा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो इंडिगो ने क्या किया? इंडिगो ने टिकट प्राइस वार का स्टार्ट किया। वो जानता था
कि एक बड़ा नंबर्स अगर हमारे पास आएंगे तो हमारे पास एक बड़ा सेल वॉल्यूम आएगा, और जब बड़ा सेल वॉल्यूम आएगा तो हम इस कॉस्ट को भी संभाल लेंगे और प्रॉफिट में भी रहेंगे। उसी तरह प्रोवेदा नेटवर्क मार्केटिंग के जो सीएमडी हैं असीम सूद साहब, इनका अपना 10 साल का ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बेहतरीन अनुभव है। 10 साल के बीच में इन्होंने वो कीर्तिमान स्थापित किया उस एज में जो शायद बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है। 25 साल के एज में इन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की, और पिछले 10 सालों में डायरेक्ट सेलिंग को शुरुआत करने से पहले इन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किया। अपने फैक्ट्री से 14 देशों में प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया। 140 देशों की अलग अलग समूह से मिलके उनके लिए प्रोडक्ट को बनाना इन्होंने शुरू किया। और भारत के जिस भी रिनॉल्ड्स ब्रांड को आप जानते हैं, 5 स्टार होटल में रेडिसन ब्लू और भी बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जहां इनका प्रोडक्ट सप्लाई को जाता है। तो इन्होंने सोचा कि भाई मैं अपनी फैक्ट्री में कितने लोगों को रोजगार दे सकूंगा। 1% भी शायद पॉसिबल नहीं है, 1% तो बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ी संख्या में शायद मैं डायरेक्ट रोजगार नहीं दे सकूंगा। इन्होंने सोचा क्यों ना मैं डायरेक्ट सेलिंग में एंटर करूं। डायरेक्ट सेलिंग में एंटर करने के बाद डायरेक्ट रोजगार तो नहीं दे सकूंगा, मगर अप्रत्यक्ष रूप से एक बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देना संभव हो पाएगा। आखिर उन्होंने मार्केट को रिसर्च किया। इन्होंने देखा कि भाई बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, कोई पूरे भारत में काम कर रही है, कोई भारत के किसी एक कोने में काम कर रही है, कोई भारत के किसी दूसरे कोने में काम कर रही है। तो भाई आखिर इसमें स्कोप कैसे होगा। तो इन्होंने जब इंटरनल सर्वे किया, इंटरनल इन्होंने जांचा, तो इन्होंने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग का अगले 5 सालों में ग्रोथ बहुत तेजी से होने वाला है। और जब किसी भी इंडस्ट्री का ग्रोथ होता है तो डेफिनेटली उसमें बहुत से लोगों के लिए ऑप्शन होता है। जब कोई इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं करती तो वहां पे ऑप्शन भी सीमित हो जाते हैं। नीति आयोग के अनुसार 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग 65 से 70 हजार करोड़ के आसपास होगी। शुरुआत में हमने आपको बताया कि अभी डायरेक्ट सेलिंग लगभग 14 से 15 हजार करोड़ ईयरली बिजनेस कर रही है, सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को मिला के। तो इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे तो ऑप्शन है। दूसरी बात आ रही थी प्राइसिंग को लेकर के। इनका 2 यूनिट हरिद्वार में है। आज के डेट में इन्होंने जयपुर में भी अपना एक हेल्थ यूनिट की स्थापना कर ली है। अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना आज के डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के ही हिसाब से बहुत जरूरी है, क्योंकि 40% प्रोडक्ट आपको अपना बनाना होगा। उसमें ये पास थे। प्राइसिंग के लिए इनको प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मास प्रोडक्शन इनके पास हो रहा था। तो इन्होंने प्राइस वार को मार्केट में कंपटीशन दिया। आज इनके यहां मैक्सिमम जो भी प्रोडक्ट हैं डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जो बिक रहे हैं, वो ही प्राइस लगभग ट्रेडिशनल मार्केट में भी अलग अलग ब्रांडों में अवेलेबल है। अब इससे सबसे बड़ा फायदा क्या है, अभी तक जो डायरेक्ट सेलिंग के कंज्यूमर्स सीमित मात्रा में थे, वो नंबर्स बहुत तेजी से बढ़ने की संभावना बढ़ गई। जब आपका कंज्यूमर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है तो डेफिनेटली सर आपका बिजनेस बढ़ने की भी संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो उसी चीज को इन्होंने इसको पकड़ा और प्राइस को एग्जैक्ट मार्केट के हिसाब से डाला। और लीडर्स को क्या चाहिए, डायरेक्ट सेलर जो लीडर्स हैं उनको क्या चाहिए, उनके टीम में लोग पैसा कमाएं। एक ऊपर वाला लीडर तभी पैसा कमा पाएंगे जब उनके नीचे जो लीडर हैं जितना एफर्ट वो डाल रहे हैं उतना एफर्ट के लिए उनको पे आउट जाना ही चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में जब किसी कंपनी के पास अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग के रूप में वह काम करता है, क्योंकि प्रोडक्ट है, प्राइसिंग मार्केट के हिसाब से अप डाउन होता है। जब कोई कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं रखती, दूसरे के भरोसे काम करती है, तो उसके लिए बहुत से समय में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे प्रोडक्ट में हाई पीवी अवेलेबल कराया, बहुत सारे प्रोडक्ट में पीवी कम है तो उसकी प्राइसिंग को रिजनेबल बनाया, लॉयल्टी ऑफर के रूप में एक बहुत ही अच्छी चीज दिया। अब ये सब से होने से क्या हो गया कि एक सामान्य लीडर जो बहुत सी जगहों पर पैसा नहीं बना पा रहे थे, उनके लिए मार्केट गैप बहुत बड़ा मिला। इन्होंने एक समस्या को और देखा, बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां तो हैं, बहुत सारे लीडर्स भी हैं, मगर जब डायरेक्ट सेलिंग में लोग आते हैं तो कंज्यूमर एक जगह तो होते नहीं है। कोई कंज्यूमर इस डिस्ट्रिक्ट में होंगे तो कोई कंज्यूमर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होंगे, कोई कंज्यूमर तीसरे डिस्ट्रिक्ट में होंगे, मतलब अलग अलग पॉइंट पे होते हैं। अब ये जरूरी तो है नहीं कि हर जगह कंपनी का डीएलसीपी है ही, ये है भी तो उनके घर से दूर हो सकता है।
और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि हर कंज्यूमर बड़ा अमाउंट का रिपर्चेज नहीं करता है। तो इन्होंने उस समस्या को समझा और इन्होंने एक फैसिलिटी अवेलेबल कराई कि अगर आप ₹2500 का ऑफर, ₹2500 का ऑर्डर आप लगाते हैं, चाहे वो आप अपना सिंगल लगाएं या अपने साथ 4 से 5 ग्राहकों का लगाएं, मतलब छोटे-छोटे अमाउंट का 600 600 600 600 करके, एक आदमी का 700 करके भी, इसी तरह एग्जांपल बता रहा हूं। अगर इसी तरह ₹2500 का आपने ऑर्डर बना दिया और आपने अपने घर से ऑनलाइन ऑर्डर लगा दिया किसी एक पर्सन के एड्रेस पर, तो उन चारों पर्सन का उनके नाम का बिल आएगा और उनका अलग-अलग प्रोडक्ट आएगा, उस एक सेंट जगह पे आ जाएगा और बिना कुरियर चार्ज के। इससे क्या हुआ, अगर एक छोटे से दूर भी जगह पर, छोटा जगह हो या बड़ा जगह हो, मतलब वहां पे सेंटर अगर नहीं भी है, तो वहां पे अगर कम संख्या में भी कंज्यूमर है, 5 10, तो भी वो कंज्यूमर कोलैप्स नहीं करेंगे। जिससे क्या होगा, अगर एक जगह कस्टमर रिटेन कर रहा है, रेगुलर कर रहा है, तो वहां पे बिजनेस की भी संभावना बढ़ जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। टूल एक प्लान होने से क्या होता है कि टीम को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। एक आदमी एफर्ट लगा रहा है और उसको अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल गया तो उसके अंदर एक हौसला आता है, जिससे वो आगे बढ़ने लगता है, जिसके कारण अपलाइन का सपोर्ट काफी बढ़ जाता है। हम लोगों ने आपको बताया है कि एफोर्डेबल प्रोडक्ट प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो काफी अच्छी है। सबसे जो मुख्य बिंदु है वो है, टीम जब बड़ी होती है और टीम का नीचे का जो पर्सन, नीचे का जो स्टार्टिंग लीडरशिप जो आती है, अगर उसको पैसा नहीं आएगा तो वो ज्यादा दिन तक सर आपके साथ नहीं टिकेंगे। और जब नीचे से टीम सरकना चालू, खरकना चालू हो जाती है, तो फिर ऊपर से भी सीधा सीधा वो टीम ढह जाती है। इस चीज को इन्होंने अनुभव किया, अपने फाउंडर्स लीडर के साथ इन्होंने बात की और उस समस्या का एग्जैक्ट समाधान निकाला कि अगर एक छोटा सा लीडर भी है और वो 5,000 भी कमाना चाहता है, तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था इन्होंने कर दी कि अगर वो थोड़ा सा भी एफर्ट लगाए मार्केट में अपने 5 किलोमीटर से के एरिया में, तो वो ₹5,000 आसानी से वहीं पर कमा सकता है, चाहे वो जगह कोई भी हो। तो इन सब चीजों को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में प्रबुद्धा नेटवर्क मार्केटिंग हम लोगों को क्यों नहीं करना चाहिए। प्रबुद्धा मार्केटिंग ही करना चाहिए, क्योंकि छोटे जगह से लेके बड़े जगह तक सारी फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। कंपनी मैनेजमेंट बहुत ही शानदार है और अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी बहुत शानदार है। इसलिए मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली प्रबुद्धा नेटवर्क मार्केटिंग में टीम नूर इस्लाम के साथ आपका स्वागत है। आइए, आपको सभी तरह के सपोर्ट मिलेंगे, बशर्ते आपको आपका काम खुद करना होगा। आपने हमारी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।